हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सभी का स्वागत है। कल तक के वीडियो में अपन ने सीड वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है, सेकंड लास्ट टॉपिक है। सीड वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था अपन ने। सीड मीन्स बीज के बारे में, बीज किसे कहते हैं, उसके बाद अपन ने पढ़ लिए उत्तम बीज के गुण। ये दो चीजें पढ़ ली थी। बीज किसे कहते हैं बेटा, एक बार और बता देता हूँ। यानी कोई भी जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल हो या फल हो, जो अपने समान स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। फूल, पत्ती, जड़, तना, पत्ती जो अपने समान स्वस्थ पौधे को जन्म देगा, उसे क्या कहते हैं बेटा, बीज कहते हैं। उसके बाद पढ़े अपन ने उत्तम बीज के गुण। अब उत्तम बीज में गुण क्या क्या होने चाहिए, ये अपन ने 7-8 गुण पढ़े थे। पहला गुण तो ये था कि उसकी जो आनुवंशिक शुद्धता क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। भौतिक शुद्धता भी अच्छी होनी चाहिए, अंकुरण क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए, नमी भी उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए, बीज सुडौल और परिपक्व होना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में अपन ने कल पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे बीज के प्रकार। बीज कितने प्रकार के होते हैं। हमारी किताब में बीज 5 प्रकार के दे रखे हैं बेटा। मूल केंद्रक बीज है, दूसरा प्रजनक बीज है, तीसरा आधार बीज है, चौथा पंजीकृत बीज है और पांचवा क्या नाम से प्रमाणित बीज। 5 तरह के बीज पढ़ाए, लेकिन अपन 4 ही बीज पढ़ेंगे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के बीज होते हैं। मूल केंद्रक बीज या प्रजनक बीज। अब अपनी किताब में मूल केंद्रक बीज अलग दे रखा है और प्रजनक बीज अलग दे रखा है। दूसरा होगा आधार बीज, तीसरा होगा पंजीकृत बीज और चौथा होगा प्रमाणित बीज। बीज की प्रकार। बीज कितने प्रकार का। सबसे पहला बीज देंगे मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज या प्रजनक बीज, जिसको अपन ब्रीडर सीड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, ब्रीडर सीड। अब मूल केंद्रक बीज और प्रजनक बीज, पहला पॉइंट इस प्रकार का पहला बीज। अब ध्यान रखना बेटा कि बीज वाले टॉपिक में से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन क्या आएंगे, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आता है। जो मूल केंद्रक बीज होता है बेटा, किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है, प्रजनन संस्था की देखरेख में तैयार किया जाता है। 4-5 विशेषताएं थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है, छोटी छोटी सी विशेषताएं। जो मूल केंद्रक बीज है वो किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है, प्रजनन संस्था की देखरेख में तैयार किया जाता है। उसके बाद में इसकी जो आनुवंशिक शुद्धता होती है, मूल केंद्रक बीज की जो आनुवंशिक शुद्धता होती है कितने प्रतिशत, ध्यान रखना बेटा, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। मेन बात होती है इसकी कि इसमें कौन से कलर का टैग लगा रहता है। यानी इसकी जो थैली होगी ना, वो बीज के बनाने के बाद थैली में पैक करते हैं, तो उस थैली पे कौन से कलर का टैग लगा रहता है, ध्यान रखना। मूल केंद्रक बीज या प्रजनक बीज में गोल्डन कलर का टैग लगा रहता है। कौन से कलर का टैग लगा रहता है बेटा, गोल्डन यानी सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है। ये 4-5 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है, प्रजनन संस्था की देखरेख में। दूसरी बात, आनुवंशिक शुद्धता 100%। और तीसरी बात ध्यान रखनी है कि इसकी जो थैलियां होती हैं, मूल केंद्रक में जो थैलियां होती हैं, उन पे गोल्डन या सुनहरे पीले रंग का टैग लगा हुआ रहता है। अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बेटा, इसमें 3 बातें थी। मूल केंद्रक बीज की आनुवंशिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है। आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है। यानी जो मूल केंद्रक बीज हो या प्रजनक बीज, आप इसको अलग अलग भी बना सकते हो, कोई भारी काम नहीं है। जो पॉइंट होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे।
सिर्फ मूल केंद्र बीज में कोई टैग नहीं लगा होता। कारण टैग क्यों नहीं लगा होता? क्योंकि उस सीड को बेचने के लिए नहीं दिया जाता है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का कोई टैग नहीं होता है। मूल केंद्र बीज की जो आनुवंशिकता कितने प्रतिशत होती है बेटा? 100% होती है। और इसे पादप प्रजनन संस्था की देखरेख में तैयार किया जाता है। पादप प्रजनन संस्था की देखरेख में तैयार किया जाता है। इस बीज की थैलियों पर, यानी तीसरा पॉइंट ये हुआ, इस बीज की थैलियों पर सुनहरे पीले रंग का ब्रैकेट पे लिख देना बेटा गोल्डन कलर का, गोल्डन कलर का टैग लगा हुआ रहता है, टैग लगा रहता है। ये हो गया बेटा पहला, यानी जो मूल केंद्रक बीज है इसकी आनुवंशिकता 100%, किसकी देखरेख में? पादप प्रजनन संस्था की देखरेख में। और इस बीज में कौन सी कलर का टैग लगा रहता है? सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है। और जो मूल केंद्रक बीज होता है इसको किसानों को बोने के लिए नहीं दिया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, किसानों को बोने के लिए सिर्फ एक ही बीज दिया जाता है, वो बीज होता है प्रमाणित बीज। यानी किसानों को बोने के लिए निम्न में से कौन सा बीज दिया जाता है, तो ध्यान रखना वो कौन सा बीज होगा बेटा? वो प्रमाणित बीज होगा। कौन सा बीज होगा? प्रमाणित बीज होगा। दूसरा बीज पड़ेगा बेटा आधार बीज। कौन सा बीज? आधार बीज। पहला होता है मूल केंद्रक बीज और दूसरा होगा आधार बीज। आधार बीज। अब इसके बारे में सबसे पहले जो आधार बीज होता है बेटा किसकी देखरेख में तैयार किया जाएगा? प्रजनक संस्था की देखरेख में तैयार किया जाएगा। दूसरी बात, इसकी आनुवंशिक शुद्धता होती है आधार बीज की, वो 98% होती है। कितने प्रतिशत? 98%। और तीसरी बात ये होती है कि जो आधार बीज की जो थैलियां होती हैं इस पे सफेद रंग का टैग लगा हुआ रहता है। कौन से कलर का बेटा? वो सफेद रंग का टैग। एग्जाम में यही पूछता है कि आधार बीज की थैलियों पे कौन से कलर का टैग लगा हुआ रहता है, तो ध्यान रखना सफेद रंग का टैग लगा रहता है। मूल केंद्रक बीज या प्रजनक बीज की थैलियों पे कौन से कलर का टैग लगा रहता है, तो ध्यान रखना गोल्डन व सुनहरे पीले रंग का टैग लगा हुआ रहता है। यह बीज प्रजनक संस्था की देखरेख, प्रजनक संस्था की देखरेख में तैयार किया जाता है। प्रजनन संस्था की देखरेख में तैयार किया जाता है। किसकी देखरेख में बेटा? प्रजनन संस्था की देखरेख में क्या किया जाता है? इसको तैयार किया जाता है। प्रजनन संस्था की प्रमाणीकरण संस्था की, यह भी प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख, सॉरी बेटा, यह भी प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में तैयार
तैयार किया जाता है। इसकी देखने पे प्रमाणित और यह बीज प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है और यह बीज प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। इस बीज के आनुवंशिक शुद्धता इस बीज की आनुवंशिक शुद्धता इस बीज की आनुवंशिक शुद्धता 98% होती है। कितने प्रतिशत होती है बताओ? 98% होती है। इस बीज की जो आनुवंशिक शुद्धता होती है वो कितनी होती है? 98% होती है। इस बीज की थैलियों पर इस बीज की थैलियों पर सफेद रंग का टैग लगा हुआ रहता है। ये हो गया बेटा आधार बीज, यानी किसकी देखरेख में तैयार किया जाएगा? आधार बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में। दूसरी बात, आधार बीज कौन से बीज से तैयार किया जाता है? प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। तीसरी बात, इसकी जो आनुवंशिक शुद्धता होती है वो कितनी होती है बेटा? 98%। और ध्यान रखना, मेन बात होती है कि आधार बीज पे कौन से कलर का टैग लगा हुआ रहता है? तो ध्यान रखना, आधार बीज पे सफेद रंग का टैग लगा रहता है। कौन से कलर का टैग लगा होता है बेटा? सफेद रंग का टैग लगा होता है। अब तीसरा बीज पढ़ेंगे प्रमाणित बीज, सॉरी पंजीकृत बीज। तीसरा बीज है बेटा पंजीकृत बीज। ये पंजीकृत बीज। अब एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन बढ़ता है कि भारत में वह कौन सा बीज है जो तैयार नहीं किया जाता है? तो ध्यान रखना, भारत में वह ऐसा भी कौन सा बीज है बेटा? पंजीकृत बीज। यानी वह कौन सा बीज जो भारत के अंदर तैयार नहीं किया जाता है? कौन सा बीज है बेटा? पंजीकृत बीज। अब पंजीकृत बीज कौन से बीज से तैयार होगा? आधार बीज से तैयार होगा। कौन से बीज से? आधार बीज से। और तीसरी बात आती है कि जो पंजीकृत बीज है इसमें कौन से कलर का टैग लगा रहता है? ध्यान रखना, इसमें पर्पल कलर का टैग लगा रहता है। कौन से कलर का टैग लगा रहता है बेटा? इसमें पर्पल कलर का टैग लगा रहता है। मूल केंद्र बीज में कौन सा था? गोल्डन सुनहरे पीले रंग का। आधार बीज में कौन सा हो गया? सफेद रंग का। और पंजीकृत बीज में कौन सा हो गया बेटा? पर्पल या बैंगनी रंग का। अब लिखो पंजीकृत बीज। यह बीज भारत में तैयार नहीं किया जाता। यह बीज भारत में तैयार नहीं किया जाता है। पंजीकृत बीज आधार बीज से तैयार किया जाता है। इस बीज को आधार बीज से तैयार किया जाता है। इस बीज को कौन से बीज से तैयार किया जाता है बताओ? आधार बीज से तैयार किया जाता है। कौन से बीज से तैयार किया जाता है? आधार बीज से तैयार किया जाता है। इस बीज की थैलियों पर बैंगनी या पर्पल कलर का, इस बीज की थैलियों पर पर्पल कलर का टैग लगा हुआ रहता है।
टैग लगा हुआ रहेगा। यानी मतलब गुलाबी रंग का इसमें क्या होता है, इसका टैग होता है। क्या होता है बेटा, गुलाबी रंग का टैग लगा हुआ है। क्लियर इमेज, यानी ये भी पंजीकृत बीज होता है। कहाँ तैयार नहीं किया जाता, भारत में तैयार नहीं किया जाता। दूसरी बात, इस बीज को आधार बीज से तैयार किया जाता है और इस बीज की थैलियों पे कौन सी कलर का टैग लगा रहता है बेटा, पर्पल कलर का टैग लगा हुआ है। चौथा बीज पढ़ेंगे अपन प्रमाणित बीज। चौथा बीज है प्रमाणित। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, प्रमाणित बीज कौन सी बीज से तैयार किया जाता है? तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि इससे जस्ट पहले कौन सा था, पंजीकृत था। नहीं, पंजीकृत बीज तो हमारे भारत में तैयार किया ही नहीं जाता। तो सीधी सी बात है, प्रमाणित बीज कौन सी बीज से तैयार किया जाता है बेटा, वो आधार बीज से तैयार किया जाता है। कौन सी बीज से तैयार किया जाता है, आधार बीज से तैयार किया जाता है। और इस बीज का उत्पादन किसकी देखरेख में, प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में। और इसमें कौन से कलर का टैग लगा रहता है बेटा, नीले रंग का टैग लगा रहता है। और किसानों को बोने के लिए कौन सा बीज दिया जाता है, प्रमाणित बीज ही दिया जाता है। देखो इसके बारे में, प्रमाणित बीज आधार बीज से तैयार किया जाता है। प्रमाणित बीज आधार बीज से तैयार किया जाता है तथा इस बीज पर इस प्रमाणित बीज आधार बीज से तैयार किया जाता है। यह बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख तैयार किया जाता है। इस बीज की थैलियों पर नीले रंग का टैग लगा हुआ है। कौन से कलर का, नीले रंग का टैग लगा हुआ है। यानी जो प्रमाणित बीज है किस कौन सी बीज से तैयार किया जाता है, आधार बीज से तैयार किया जाता है। और यह बीज किसकी देखरेख में, प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में तैयार किया जाता है। और इस बीज की जो थैलियां होती है उसमें कौन सी कलर का टैग लगा रहता है बेटा, नीले रंग का टैग लगा रहता है। और यह बीज किसानों को बोने के लिए दिया जाता है। और यह बीज किसको दिया जाता है, किसानों को बोने के लिए दिया जाता है। अब इसमें हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इनके टैग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा टैग के बारे में पूछता है और पूछ लेता है किसानों को बोने के लिए कौन सा बीज दिया जाता है, प्रमाणित बीज जाता है। भारत में कौन सा बीज तैयार नहीं होता है, पंजीकृत बीज तैयार होता है। आधार बीज में कौन सी कलर का टैग लगा रहता है, सफेद रंग का। मूल केंद्रीय प्रजनक बीज में गोल्डन कलर का और पंजीकृत बीज में पर्पल कलर का और लास्ट में प्रमाणित बीज में नीले रंग का टैग लगा हुआ है। ये हो गए बेटा बीज के प्रकार कंप्लीट, यानी 4 प्रकार हमने पढ़े। अब कुछ बीजों की अंकुरण प्रतिशतता पढ़ेंगे। कौन कौन सी नस्ल की कितने प्रतिशत अंकुरण प्रतिशतता होती है।
सारणी बना दो बेटा। ऊपर लिख लो अंकुरण गति क्षमता, अंकुरण गति क्षमता। अब एक तरफ लिख लेंगे फसलों का नाम, फसलों का नाम लिख लेंगे। दूसरी तरफ हम कॉलम बना लेंगे प्रतिशत, कितने प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत। बना लिया। गेहूं, जौ और चना, इनकी जो अंकुरण प्रतिशत है गेहूं, जौ, चना, इनकी अंकुरण प्रतिशत है क्या 85%। कितने प्रतिशत? 85%। धान, ज्वार, जिंजरा, तिल और सोयाबीन, इनकी होती है 80%। मूंगफली, सोयाबीन, ग्वार, इनकी होती है 70%। मूंगफली, सोयाबीन, गवार, इनकी होती है 70%। मूंगफली, सोयाबीन, गवार की 70%। और लास्ट होती है कपास। कपास के हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कपास की अंकुरण प्रतिशत कितनी होती है? ध्यान रखना 65% होती है। सबसे न्यूनतम की बात की जाए, यानी सबसे न्यूनतम अंकुरण क्षमता कौन सी फसल की होती है? तो ध्यान रखना बेटा वो कपास की होती है। कितने प्रतिशत होती है? 65%। अब पढ़ेंगे बेटा उत्तम बीज के उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकी, यानी अपन उत्तम बीज तैयार करने के लिए किन किन वैज्ञानिक तकनीकी अपनाएंगे, उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, उसके बारे में अपन अब चर्चा करेंगे। उत्तम बीज के उत्पादन, उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक। उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक। अब उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकी है किसानों को बीज उत्पादन जो कार्यक्रम होगा उसमें हम निम्न बातों का ध्यान रखें। तो किसानों को बीज उत्पादन कार्यक्रम में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जो अपन उत्तम बीज है अच्छी क्वालिटी का बीज उत्पादन के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे बीज का चुनाव। पहला बीज का चुनाव। जब अपन बीज का उत्पादन करेंगे उस समय हमें बीज का चुनाव, यानी बीज आधार बीज होना चाहिए या प्रमाणित बीज होना चाहिए या नहीं कि मूल केंद्रक बीज होना चाहिए। बीज उत्पादन हेतु प्रजनक बीज, आधार बीज व प्रमाणित बीज का प्रयोग करना चाहिए। और बीज
संस्था से खरीदना चाहिए, मान्यता प्राप्त या प्रमाणीकृत संस्थाओं से हमें क्या करना चाहिए, बीज खरीदना चाहिए। और क्या नाम से बीज क्या होने चाहिए, रोग मुक्त होने चाहिए, सुडौल होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए, उच्च उसमें नमी होनी चाहिए। ये सभी बातें पढ़ने किसके अंदर होनी चाहिए, बीज के अंदर होनी चाहिए। बीज का चुनाव करेंगे उस समय अपन इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। देखो बेटा, बीज उत्पादन हेतु प्रजनन बीज, आधार बीज व प्रमाणित बीज, प्रजनन बीज, आधार बीज व प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। आधार बीज व प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी इन तीनों चीजों का, तीनों बीजों में से इसी एक बीज का ही अपने को क्या करना है, चुनाव करना है। बीज मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण संस्थाओं से, मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण संस्थाओं से ही खरीदना चाहिए। प्रमाणीकरण संस्थाओं से खरीदना चाहिए। यानी बीज किससे खरीदना है, मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण संस्थाएं उनसे अपन बीज खरीदना है। ऐसे नहीं है जैसे अपन ने बीज खरीद लिया और बुआई कर दी, उनकी कोई क्वालिटी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई ऐसी संस्था से बीज खरीद लिया जो प्रमाणीकरण नहीं है, जैसे मान लीजिए बाई बीज खराब भी निकल जाता है तो अपन केस वगैरह नहीं लगा सकते, लेकिन जो प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं अपन केस लगा सकते हैं और अपन उसका मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें बीज किससे खरीदना चाहिए, मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण संस्थाओं से बीज खरीदना चाहिए। बीज क्या होना चाहिए, रोगमुक्त होना चाहिए। आगे लिखो, बीज रोगमुक्त, बीज रोगमुक्त होना चाहिए। यानी बीज में किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए। यानी उसमें किसी प्रकार का रोग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तथा बीज फफूंदनाशी, तथा बीज फफूंदनाशी कीटनाशी व राइजोबियम कल्चर से, उपचारित होना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से क्या होना चाहिए, उपचारित। यानी फंजीसाइड से, कीटनाशी से और राइजोबियम कल्चर से क्या होना चाहिए, बीज उपचारित होना चाहिए। तथा बीज के जो कट्टे होते हैं उस पर लेबल लगा होना चाहिए, बीज पर लिखा होगा। जो बीज के जो कट्टे हैं उसमें क्या होना चाहिए, इसका लेबल लगा होना चाहिए। देखो बीज के कट्टों पर लेबल लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए, लेबल लगा हुआ होना चाहिए। तथा बीज पूर्ण परिपक्व होना चाहिए। जब हम बीज का चुनाव करेंगे तब इन बातों का ध्यान रखेंगे। यानी बीज उत्पादन के लिए हमें या तो प्रजनन बीज का चुनाव करना है, या आधार बीज का चुनाव करना है, या प्रमाणित बीज, तीनों में से किसी एक बीज का चुनाव करना है। और जो अपन बीज खरीदेंगे वो प्रमाणीकृत संस्थाओं से खरीदेंगे, मान्यता प्राप्त प्रमाणीकृत संस्थाओं से खरीदेंगे। और उसके बाद बीज में किसी प्रकार का रोगाणु नहीं होना चाहिए और
बीज फफूंदनाशी, कीटनाशी और ट्राइजल पद्धति से क्या होना चाहिए, उपचारित होना चाहिए। और क्या नाम से जो बीज जैसे इकट्ठे होते हैं उनमें क्या होना चाहिए, लेबल लगा होना चाहिए। अब लेबल में क्या क्या होता है, लेबल में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि लेबल में जो हमारा बीज हुआ था वो कब पैक हुआ, कौन सी कंपनी के द्वारा पैक किया गया और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इन सभी के बारे में लेबल के अंदर होना चाहिए। अब पढ़ेंगे इसकी दूसरा पॉइंट होगा पृथक्करण की दूरी एवं भेद का चयन। दूसरा पॉइंट है बेटा पृथक्करण की दूरी एवं भेद का चयन। पृथक्करण की दूरी एवं भेद का चयन। दूसरा पॉइंट है बेटा पृथक्करण की दूरी और भेद का चयन। अब ये चीजें अपन क्यों करते हैं, यानी आनुवंशिक शुद्धता होती है उसको बनाए रखने के लिए ये दूरी बहुत ही जरूरी है। यदि अपन ने इस दूरी को नहीं अपनाया, जो वैज्ञानिक दूरी तय की गई है उस दूरी को तय नहीं किया, नहीं माना, उसकी जो आनुवंशिक शुद्धता है उसमें क्या आ जाएगी बेटा, वो कमी आ जाएगी। तो आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए 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 फसल के दो किस्मों के बीच निश्चित दूरी होनी चाहिए। यानी आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए दो किस्मों के बीच निश्चित दूरी होनी चाहिए। निश्चित दूरी होनी चाहिए। यदि अपन ये निश्चित दूरी को नहीं अपनाएंगे तो जो उनकी आनुवंशिक शुद्धता है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। उस दूरी को क्या कहते हैं अपन, पृथक्करण की दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पृथक्करण की दूरी। यह दूरी आगे लिखो, यह दूरी पृथक्करण दूरी कहलाती है। यह दूरी क्या कहलाती है बेटा, पृथक्करण दूरी कहलाती है। यानी दो किस्मों के बीच जो निश्चित दूरी होती है उस दूरी को क्या कहते हैं, पृथक्करण दूरी कहलाती है। जैसे गेहूं, जौ, जई, धान, उदाहरण जैसे गेहूं हुआ, जौ हुआ, जई हुआ, धान हुआ, उसके आधार पे वह प्रमाणित में जो पृथक को दूरी होगी 3 मीटर होगी। जैसे गेहूं, जौ, जई, धान के आधार बीज व प्रमाणित बीज की दूरी आधार बीज प्रमाणित बीज की दूरी 3 मीटर होती है। कितनी होती है बेटा, 3 मीटर होती है। यानी गेहूं है, जौ है, जई है, धान है, इनका अपन बीज तैयार करें तो चाहे अपन ने आधार बीज लिया हो चाहे प्रमाणित बीज लिया हो, दो खेतों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितने मीटर होनी चाहिए बेटा, वो 3 मीटर होनी चाहिए। यदि इस डिस्टेंस से 3 मीटर से डिस्टेंस कम हो गई, मान लीजिए 2 खेत हैं और अपन ने इसमें गेहूं का कौन सा बीज, एक में तो आधार बीज लगा दिया, एक में प्रमाणित बीज लगा दिया। अब इनकी जो डिस्टेंस है यदि अपन ने 3 मीटर की जगह 2 मीटर रख दी और दोनों में अलग अलग किस्में, तो दोनों के आनुवंशिक शुद्धता में क्या आ जाएगी बेटा, कमी आ जाएगी। इसलिए दोनों की
इस शुद्धता को बनाए रखने के लिए, आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए अपन जो दो किस्मों के बीच जो निश्चित दूरी होती है उसको पृथक्करण दूरी कहते हैं। जैसे गेहूं, जौ, दही, धान में आधार में जो प्रमाणित बीज की दूरी कितनी होनी चाहिए बेटा? 3 मीटर होनी चाहिए। कितने मीटर होनी चाहिए? 3 मीटर होनी चाहिए। और उदाहरण के तौर से मक्का की संकुल किस्मों की आधार बीज की दूरी, मक्का की संकुल किस्मों की आधार बीज की दूरी, आधार बीज की दूरी 400 मीटर तथा प्रमाणित बीज की दूरी तथा प्रमाणित बीज की दूरी 200 मीटर होती है। यानी यदि अपन संकुल मक्का की, यदि अपन संकुल मक्का का आधार बीज लेते हैं तो दो प्लॉटों के बीच कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? कहने का मतलब 400 मीटर तक कुछ भी नहीं होना चाहिए आसपास। यदि अपन प्रमाणित बीज काम में लेते हैं तो 200 मीटर की डिस्टेंस में कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि 200 मीटर से कम डिस्टेंस में अगर कोई फसल है तो हमारी जो अपन बीज का उत्पादन कर रहे हैं उसकी आनुवंशिक शुद्धता में क्या आ जाएगी बेटा? वो कमी आ जाएगी। इसलिए पृथक्करण की दूरी और खेत का चयन करते समय इस बात का हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे उन्नत सस्य क्रियाएं। तीसरा पॉइंट है उन्नत सस्य क्रियाएं। यानी जब हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं तो उन्नत सस्य क्रियाओं का भी क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब सस्य क्रियाएं क्या होती हैं? यानी बीजों की बुआई से लेकर कटाई तक जो भी करें अपन खेत में जो भी काम करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? सस्य क्रियाओं के अंतर्गत आती है। यानी जब अपन फसल की बुआई करते हैं और बुआई से लेकर जो अपन कटाई करते हैं वो किसके अंतर्गत आती है? सारी सस्य क्रियाओं के अंतर्गत आती है। अब ये सस्य क्रियाएं किसके आधार पे? वैज्ञानिकों ने जो निश्चित कर रखा है, वैज्ञानिकों ने जो लिमिट कर रखी है उसी के आधार पर अपने वो सब चीज देनी चाहिए। जैसे खाद उर्वरक है ये भी अपने किसकी सिफारिश के अनुसार देनी चाहिए और किसका बुआई से किसका जो सीड ड्रिल होता है उसको साफ कर लेना चाहिए और प्रारंभिक अवस्थाओं में क्या करनी चाहिए? सिंचाई करनी चाहिए, समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहना चाहिए और फसल की उचित समय पर क्या कर लेनी चाहिए? कटाई कर लेनी चाहिए। ये सारी बातें किसमें आती है? उन्नत सस्य क्रियाओं के अंदर आती है। देखो बेटा बीज उत्पादन में उन्नत सस्य क्रियाओं कीट एवं रोग नियंत्रण की सिफारिश को उन्नत सस्य क्रियाओं कीट एवं रोग नियंत्रण सिफारिशों का अनुसरण करना चाहिए। सिफारिशों का अनुसरण करना चाहिए। सिफारिशों का क्या करना चाहिए बेटा? अनुसरण करना चाहिए। अब उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी बातों का क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। पहले सिफारिश के अनुसार संतुलित उर्वरक देना चाहिए।
यानी जो हमारे वैज्ञानिकों ने सिफारिश की है उतना ही हमें क्या देना चाहिए, इसके अंदर पूरक देना चाहिए। दूसरा पॉइंट होगा बुआई से पूर्व सीड ड्रिल मशीन को साफ कर लेना चाहिए। सीड ड्रिल मशीन को क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट होगा बेटा फसल की क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई करते रहना चाहिए। फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई करते रहना चाहिए, यानी जो क्रिटिकल स्टेज होती है उनपे क्या करते रहना चाहिए, हमें सिंचाई करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट होगा फसलों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। चौथा पॉइंट फसलों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। समय समय पर क्या करते रहना चाहिए, निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। समय समय पर खेत का क्या करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट है इसका फसलों की उचित समय पे क्या कर लेनी चाहिए, कटाई कर लेनी चाहिए। फसलों की उचित समय पर कटाई कर लेनी चाहिए। ये सारी बातें किसमें आती है बेटा, उन्नत क्रियाएं, यानी जब अपन बीज का उत्पादन करेंगे तब इन सभी उन्नत क्रियाओं का क्या ध्यान रखना है, हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो हमारे वैज्ञानिकों ने सिफारिश की है उसी के आधार पर हमें सब चीज डालनी चाहिए। जैसे संतुलित उर्वरक में किसके आधार पर डालना चाहिए, हमें सिफारिश के आधार पर ही डालना चाहिए। दूसरी बात बुआई से पूर्व हमें जो सीड ड्रिल है उसका साफ कर लेना चाहिए। सीड ड्रिल क्या होती है बेटा, जो अपन ये बाजरा के नाम से जो अपने सरसों बोते हैं, गेहूं बोते हैं, चना बोते हैं, इसमें नाम से पता चल रहा है। वैसे इसका पूरा नाम होता है बेटा सीड कम फर्टिलाइजर मशीन, ये नाम होता है इसका, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन। सीड का मतलब क्या हो गया, बीज, और फर्टिलाइजर का मतलब क्या हो गया, उर्वरक। यानी इसमें दो खाने होते हैं, एक तो बीज का खाना होता है और एक इसका खाना होता है उर्वरक का। इसलिए इसका नाम पड़ा है सीड कम फर्टिलाइजर मशीन। यानी साथ में बीज भी जाता है और साथ में क्या जाता है, उर्वरक भी जाता है। दोनों चीज क्या जाते हैं बेटा, साथ साथ में इसके अंदर जाते हैं। इसलिए हमें जब बीज का उत्पादन करेंगे तो इन सभी उन्नत क्रियाओं का क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है। अब हमारे 2 पॉइंट और बचे, एक तो गहाई और भंडारण। इसके बाद में हमारे पहले चैप्टर में डोरमेंसी टॉपिक बचेगा। आज की वीडियो में अपन इतनी चर्चा करेंगे बेटा। धन्यवाद।